नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल ब्रीफ एकेडमी में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML के फॉर्म टैग। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं फॉर्म होता क्या है। HTML में जो फॉर्म टैग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है HTML का। इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट है उनमें से ज़्यादातर वेबसाइट में कहीं ना कहीं फॉर्म का यूज़ होते हुए आपको दिख जाएगा। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको समझने में आसान हो जाएगा फॉर्म होता क्या है। देखिए, अगर आप कहीं पर ऑनलाइन शॉपिंग किए होंगे किसी शॉपिंग के साइट से, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ फॉर्म तो फिल किए होंगे। जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपना ईमेल या आप अपना एड्रेस फिल तो किए होंगे, तो उस वेबसाइट में फॉर्म का यूज हुआ होता है। देखिए, मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, अगर आपने ऑफलाइन पेपर में कोई फॉर्म फिल किए होंगे तो आप वहाँ पर कुछ इस तरह का फॉर्म फिल किए होंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखने को मिल रहा है। हाँ, उस पेपर वाले फॉर्म में बटन वगैरह नहीं रहता और ना ही कोई मैसेजेस और सिलेक्ट का ऑप्शन रहता है। उसमें नेम, ईमेल, जेंडर कुछ इस तरह का रहता है फॉर्म फिल करने के लिए। देखिए, जब आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक कंट्री सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। यहाँ पर आप कोई कंट्री सिलेक्ट करेंगे तो जो कंट्री आपने सिलेक्ट किए होंगे वो कंट्री सिलेक्ट हो जाएगा। अब ऑनलाइन फॉर्म फिल होने के बाद ये फॉर्म कुछ इस तरह का दिखता है। अब यहाँ पर आपको दो बटन दिखने को मिल रहा है, एक है रीसेट और दूसरा है सबमिट बटन। आइए एक एक करके समझते हैं ये दोनों बटन का मतलब क्या है। देखिए, रीसेट बटन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप किसी एक वेबसाइट पर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि आपने जो फॉर्म फिल किया उसमें आपने काफी सारे गलती कर दिया है। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन फिल किए हैं वो सारे वैल्यू खाली हो जाए, यानी कि फॉर्म जैसा पहले बाय डिफॉल्ट खाली था वैसा ही हो जाए। तो एक तो तरीका ये है, उस फॉर्म वाले पेज को रिफ्रेश कर देंगे, तब होगा क्या, आपने जो भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल किए हैं वो सारे वैल्यू खाली हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है, अगर उस फॉर्म में रीसेट बटन लगा होगा तो आप उस रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप उस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन फिल किए हैं वो खाली हो जाएगा। अगर मैं आपको रीसेट बटन का सिंपल मतलब बताऊं तो ये है, फॉर्म की इंफॉर्मेशन को खाली करने के लिए होता है यूजर जो भी फिल कर रहा है फॉर्म में। अब सबमिट बटन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाऊं तो ये है, यूजर की इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में सेव करवाने के लिए सबमिट बटन का जरूरत पड़ता है। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी एक वेबसाइट पर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब उस वेबसाइट की फॉर्म पर एक सबमिट बटन भी है। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या, आप जो भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल किए हैं वो सारे इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट की सर्वर पर जाता है और उस वेबसाइट की डाटाबेस में जाके सेव हो जाता है। देखिए, वहां पर हुआ क्या, जब आप सबमिट बटन पर क्लिक किए तो जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो वहां पर एक सर्वर साइट का बैकएंड की लैंग्वेज चलता है। उसके जरिए आपका इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट की सर्वर पर जाता है जहां उस वेबसाइट का डाटाबेस रहता है। वहां पर जाके आपका इंफॉर्मेशन सेव हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा रीसेट और सबमिट बटन का मतलब क्या है। अब देखिए, फॉर्म के अंदर काफी सारे एलिमेंट आता है, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एलिमेंट है वो है इनपुट एलिमेंट। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, इनपुट एलिमेंट के अंदर एक टाइप नाम की एट्रीब्यूट आता है जिसके अंदर काफी सारे वैल्यू आता है, जो कि हर वैल्यू का अलग अलग मतलब होता है। तो आइए देखते हैं फॉर्म टैग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट और कौन कौन से इनपुट टाइप का वैल्यू आता है। अब देखिए, फॉर्म के अंदर ये सारे एलिमेंट आपको दिखने को मिल जाएगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये सारे एलिमेंट हम आज की वीडियो में कवर करने वाले नहीं है क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इनमें से कुछ एलिमेंट कवर करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। और गाइस, मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि इनपुट टाइप की काफी सारे वैल्यू आता है। तो देखिए, यहाँ पर ये सारे वैल्यू इनपुट टाइप की दिखने को मिल जाएगा। और गाइस, हमारे पास फॉर्म के अंदर कुछ एट्रीब्यूट भी आता है। तो देखिए, यहाँ पर फॉर्म के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट भी दिखने को मिल जाएगा। अब देखिए, हर एट्रीब्यूट फॉर्म की हर एलिमेंट के साथ काम आता है। तो जब हम फॉर्म के एलिमेंट कवर करेंगे तो उस एलिमेंट के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट को भी कवर कर लेंगे। आज के वीडियो में हम फॉर्म की कुछ एलिमेंट और एट्रीब्यूट को प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं अपने VS कोड में, और बचे हुए एलिमेंट और इनपुट टाइप की वैल्यू और एट्रीब्यूट को आने वाले वीडियो में हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो चलिए मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली ये एलिमेंट और कुछ एट्रीब्यूट दिखाता हूँ फॉर्म की। सो गाइस, हम फाइनली VS कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पर सबसे पहला टैग है हमारे पास फॉर्म टैग। तो हम क्या करते हैं, बॉडी में लिख लेते हैं फॉर्म टैग। अब देखिए, इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट दिखने को मिला है एक्शन नाम की। तो हम अभी इस वीडियो में बताने नहीं वाले हैं कि ये एट्रीब्यूट काम क्या करता है, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक्शन के अंदर हमें एक PHP का फाइल देना पड़ता है। इसके जरिए यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सर्वर पर जाता है, वहां पर जाके उस वेबसाइट की डाटाबेस में सेव होता है। तो देखिए, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया मैंने बोला क्या, तो अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक बैकएंड का पार्ट है। जब हम बैकएंड सीखेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए मैं फॉर्म के बाकी सारे एलिमेंट को कवर कर लेते हैं। अब देखिए, पहला एलिमेंट है हमारे पास लेबल नाम की। अब ये काम क्या करता है,
देखिए लेबल जो होता है हमें फॉर्म के अंदर किसी भी टाइप का नेम लेने के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नेम ले लेते हैं। और गाइस यहाँ पर हमारे पास और एक एलिमेंट है इनपुट नाम की। अब ये काम क्या करता है, इनपुट, और इसके अंदर आपको एक टाइप नाम के एट्रीब्यूट दिखने को मिल जाएगा। और सबसे पहला वैल्यू है टेक्स्ट वैल्यू, जो कि मैंने आपको दिखाया था। इसके इनपुट टाइप के अंदर काफ़ी सारे वैल्यू आता है, तो उनमें से सबसे पहला वैल्यू है टेक्स्ट वैल्यू। अब ये काम क्या करता है टेक्स्ट वैल्यू, देखिए इनपुट के अंदर कोई भी किसी भी तरह का टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं। नॉर्मल अगर आप फॉर्म फिल किए होंगे ऑनलाइन तो देखेंगे कोई नेम फिल करते हैं, उसमें कोई आपने लास्ट नेम कुछ इस तरह का फिल करवाते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो आप टेक्स्ट नाम की वैल्यू को यूज़ करेंगे इनपुट टाइप के अंदर। तो आई होप आपके समझ में आएगा कि ये जो टेक्स्ट नाम की वैल्यू है ये नॉर्मली एक टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पर इनपुट के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट आता है। तो देखिए यहाँ पर एक है ऑटो फोकस नाम की एट्रीब्यूट। अब ये काम क्या करता है ऑटो फोकस, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउजर की। अब देखिए यहाँ पर मैं इनपुट पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर एक फोकस हो गया, फोकस हुआ तो देखिए एक बॉर्डर आ गया। तो यानी कि इनपुट अभी फोकस पर, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब पेज लोड हो तो किसी एक इनपुट पर फोकस लगा रहे बाय डिफ़ॉल्ट। तो कोई भी इनपुट पर आप लगा सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फोकस। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑटो फोकस लगा देते हैं। तो देखिए ऑटो फोकस। अब देखिए होगा क्या, देखिए अभी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए मैं इनपुट पर क्लिक कर रहा हूँ तब ये फोकस हो रहा है। अब देखिए मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे ऑटोमेटिकली एक इनपुट पर फोकस लग जाएगा। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देख रहे हैं ये फोकस लग चुका है। तो आप चाहते हैं कि किसी एक इनपुट पर फोकस लग जाए बाय डिफॉल्ट पेज लोड होते, तो आपको ऑटो फोकस नाम के एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। अब हमारे पास है साइज नाम की एट्रीब्यूट। अब ये काम क्या करता है, देखिए मैं यहाँ पर इसको, ठीक है, अब देखिए ऑटो फोकस की जगह लिखते हैं साइज। अब देखिए क्या होता है कि साइज नाम की जो एट्रीब्यूट है इनपुट की विड्थ को घटाना या बढ़ाने के लिए काम आता है। देखिए अभी इसका जो इनपुट की बाय डिफॉल्ट विड्थ है मेरे ख्याल से लगता है कि 20 है बाय डिफॉल्ट, अगर मैं करेक्ट हूँ तो देखिए 20 होगा शायद। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 10 लिख दूँ तो देखिए इसकी इनपुट की विड्थ थोड़ा सा छोटा हो गया। अगर मैं और थोड़ा छोटा करूँ तो देखिए यहाँ पर 5 लिख दूँ तो देखेंगे और थोड़ा छोटा हो गया। तो अगर आप इनपुट की विड्थ को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आप साइज नाम की एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। देखिए अगर मैं 25 कर दूं तो देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इनपुट की विड्थ। देख रहे हैं, मैं 35 कर देता हूं, 45, तो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पर स्क्रॉल बार भी आ गया नीचे। तो आप इनपुट की विड्थ को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो आपको साइज नाम की एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास है एक वैल्यू नाम की एट्रीब्यूट। अब ये काम क्या करता है, तो हम क्या करते हैं साइज को कट करते हैं, अब लिखते हैं वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर इनपुट में कुछ भी वैल्यू लिख रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पेज लोड हो तो एक बाय डिफॉल्ट सा कोई वैल्यू लिखा रहे। इस तरह का करने के लिए आपको एक वैल्यू नाम की एट्रीब्यूट जरूरत पड़ेगा इनपुट एलिमेंट के अंदर। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ फिर से एक बार तो देखेंगे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आप कुछ इस तरह का इनपुट में बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो आपको वैल्यू नाम की एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। अब हमारे पास है गाइस रीड ओनली। अब ये एट्रीब्यूट काम क्या करता है, देखिए मैं वैल्यू को अभी इस तरह ही रखने देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब देखिए रीड ओनली ये काम क्या करता है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे रीड ओनली। अब इसका मतलब क्या होता है कि इनपुट के अंदर आप कुछ भी चीज़ राइट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। देखिए मैं इनपुट पर फोकस कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। मैं सिर्फ इनपुट के अंदर राइट कर सकता, सॉरी राइट नहीं, मैं सिर्फ रीड कर सकता हूँ। तो आप इस तरह का कुछ करवाना चाहते हैं कि यूजर सिर्फ पढ़ सके इनपुट के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा, तो आपको रीड ओनली एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा इनपुट एलिमेंट के अंदर। अब गाइस हमारे पास है मैक्स लेंथ नाम की एट्रीब्यूट। अब ये काम क्या करता है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सारे को कट करता हूँ एट्रीब्यूट वैल्यू और रीड ओनली को। अब यहाँ पर लिखते हैं मैक्स लेंथ। अब देखिए यहाँ पर मैक्स लेंथ का काम क्या होता है, अब देखिए इनपुट के अंदर आप चाहते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना। किस तरह का रिस्ट्रिक्शन, देखिए आप चाहते हैं कि कुछ करेक्टर इनपुट में फिल कर सके यूजर। मान लीजिए आप चाहते हैं कि यूजर सिर्फ 4 ही करेक्टर इनपुट में फिल कर सके,
तो आप इस तरह का कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो आपको मैक्स लेंथ नाम के एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। देखिए अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आया होगा तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखिए मैक्स लेंथ के अंदर हमें नंबर में कुछ वैल्यू लिखने की जरूरत पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम करते हैं और तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर 4 लिख देते हैं। अब होगा क्या, इनपुट के अंदर आप नंबर 4 ही कैरेक्टर फिल करवा सकते हैं यूजर से, उससे ज़्यादा नहीं। आप कुछ इस तरह का करवाना चाहते हैं तो आपको मैक्स लेंथ नाम के एट्रीब्यूट जरूरत पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट में कुछ टाइप करते हैं। तो देखिए अब मैं 4 से ज़्यादा कैरेक्टर टाइप ही नहीं कर पा रहा हूँ, इनपुट में वो दिख ही नहीं रहा है, देख रहे हैं। तो आप कुछ इस तरह का चाहते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाना कि आपके इनपुट में यूजर सिर्फ नंबर 4 या 4 से ज़्यादा जितने भी नंबर देंगे उतने कैरेक्टर फिल हो जाएगा इनपुट में, अगर आपने रिस्ट्रिक्शन कुछ इस तरह लगाया होगा। देखिए अगर मैं मैक्स लेंथ के अंदर मैं 6 दे देता हूँ, अब होगा क्या, मैं सिर्फ 6 ही कैरेक्टर इनपुट में फिल करवा सकता हूँ यूजर से। तो इस तरह का कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो आपको मैक्स लेंथ नाम की एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। अब हमारे पास है प्लेस होल्डर नाम की एट्रीब्यूट। अब ये काम क्या करता है, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्लेस होल्डर। अब देखिए इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो होगा क्या, इनपुट में ये दिख जाएगा। पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अब देखिए अगर आपने ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल किए होंगे तो वहाँ पर देखेंगे इनपुट में कुछ इस तरह का सजेस्ट होता हुआ दिख जाएगा कि ये जो है एक नेम के लिए है। तो देखिए अगर मैं इनपुट में कुछ टाइप करूँगा तो देखिए वो जो वर्ड लिखा था वो अब रिमूव हो चुका है, और फिर से मैं इनपुट को रिमूव करता हूँ जो भी वैल्यू था तो वो जो वर्ड लिखा हुआ है वो फिर से दिख रहा है। तो कुछ इस तरह का करवाना चाहते हैं तो आपको प्लेस होल्डर नाम की एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। बेसिकली हम प्लेस होल्डर इसलिए लगाते हैं कि यूजर को आसान हो समझने में कि जो भी इनपुट में फिल करना है वो क्या फिल करना है। जैसे कि इनपुट में ये नेम फिल करनी है तो यूजर को पता रहेगा कि इनपुट में ये यहाँ पर नेम फिल होगा, यहाँ पर पासवर्ड फिल होगा। तो कुछ इस तरह का सजेस्ट देने के लिए हमें प्लेस होल्डर नाम के एट्रीब्यूट को लगाना पड़ता है इनपुट में। अब देखिए लास्ट में हमारे पास एक पैटर्न नाम की एट्रीब्यूट। अब ये काम क्या करता है, तो देखिए मैं इन सारे को कट करता हूँ एट्रीब्यूट को। अब यहाँ पर लिखते हैं पैटर्न। अब जो ये पैटर्न नाम के एट्रीब्यूट है इसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में नहीं बताने वाला हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या। जब हम जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे तब मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या। मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी सी शॉर्ट में बता देता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये हमारे इनपुट में रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए काम आता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि किस तरह का रिस्ट्रिक्शन। देखिए मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि अपने यूजर से अपने किसी एक इनपुट पे यूजर कैपिटल लेटर में अपनी कोई नेम फिल करे और उसके साथ उस यूजर की नेम की कैरेक्टर 3 से लेकर 18 के बीच में होना चाहिए। अगर यूजर का नेम 3 से लेकर 18 के बीच में नहीं होगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए इस तरह का कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन फार्मूला लिखता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ यूजर कोई भी नेम फिल करे वो सारे कैपिटल लेटर में हो और यूजर की नेम जो हो वो 3 से लेकर 18 के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं कोई सा भी एक स्मॉल लेटर में नेम फिल कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में हमें चाहिए तो हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो देखिए A-Z ये हमें कैपिटल लेटर में बताता है, तो अंडरस्कोर हो गया तो हमें डैश लिखना है। अब देखिए हुआ क्या, हमने ए से लेके जेड के अंदर कोई भी आप अल्फ़ाबेट में जो भी कैरेक्टर होगा वो यूज़र फिल कर सकता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं 3 से लेकर 18 के बीच में। तो हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और उसके अंदर हम लेंगे 318। अभी इसके साथ हमें एक सबमिट बटन की ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक इनपुट टाइप लेता हूँ जो कि हमें सबमिट बटन क्रिएट करने के लिए देता है। तो देखिए यहाँ पर इनपुट लिखेंगे। अब यहाँ पर टाइप नाम की जो एट्रीब्यूट है उसके साथ हमारे पास एक सबमिट बटन नाम की वैल्यू आता है। इसके जरिए हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया हमारी फॉर्म जो होता है डाटाबेस में जाकर सेव होता है इसी के जरिए। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए मैं आपको बताऊँ। अब हमने पैटर्न में दिया क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन ए से लेकर जेड तक कोई भी यूजर नेम फिल कर सकता है, वो भी कैपिटल लेटर में, और 3 से लेकर 18 के बीच में कोई कैरेक्टर होना चाहिए उस नेम का। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ सबमिट बटन का, 2 BR टैग लगा देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ और हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर एक पॉपअप खुल के आया और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज मैच द रिक्वेस्ट। क्योंकि हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लगा दिए हैं तो ये अब ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, क्योंकि इसे एग्जैक्ट आप पाथ चाहिए जो आपने
रिस्ट्रिक्शन लगाया है। तो रिस्ट्रिक्शन हमने क्या लगाया है, देखिए यहाँ पर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। हमने लगाया कि कोई भी नेम हो सकता है कैपिटल लेटर में। अभी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ एक्चुअली कि ये हमारे पास पैटर्न नाम की एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन लगाते हैं। या हमें एक HTML में स्पेशल एट्रीब्यूट दिया गया है रेगुलर एक्सप्रेशन लगाने के लिए, इसलिए मैं आपको कवर कर दे रहा हूँ। जब हम जावास्क्रिप्ट के पार्ट कवर करेंगे तब आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कि हमें कोई भी कैपिटल लेटर में कोई भी नेम हो सकता है। तो देखिए हम लिख सकते हैं राम, तो देखिए यहाँ पर सारे कैपिटल लेटर में होगा। अब 3 से लेकर 18 तक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 दिया, तो होगा क्या, मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देख रहे हैं, अभी ये फॉर्म डाटाबेस में सबमिट नहीं हुआ क्योंकि ये डाटाबेस में सबमिट करने के लिए हमें कोई यहाँ पर एक्शन के अंदर कोई फाइल देना पड़ता है, उसके जरिए ये सर्वर की डाटाबेस पर जाता है। एक्चुअली क्या हुआ कि इनपुट के अंदर जो भी आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया था उस रिस्ट्रिक्शन जो है फुलफिल हो गया, इसलिए ये फॉर्म जो है रिफ्रेश हो गया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि 2 कैपिटल लेटर नेम लेता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, ये 2 नेम ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया, देखिए यहाँ पर लगाया मैंने 3 से ज़्यादा होना चाहिए या 3 होना चाहिए कोई भी कैरेक्टर, तो हमने 2 लिखा है। देखिए फॉर्म को मैं सबमिट करने की कोशिश करूंगा, देखिए एक पॉपअप आ जाएगा, मुझे चाहिए 3 से ज़्यादा। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, मैं 3 से ज़्यादा अगर 18 से ज़्यादा लिख दूँ तो होगा क्या, देखिए अगर मैं इतना कैरेक्टर लिख दूं तो मेरे ख्याल से लगता है कि 18 हो चुका है। तो मैं फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करूंगा, देखिए ये आप सबमिट नहीं हुआ क्योंकि अब 3 से 18 के बीच में नहीं है, अब 18 से ज़्यादा होगा इसका कैरेक्टर, तो इसलिए ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इस तरह का पैटर्न के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं हम। तो मैं फिर से आपको बता दूं, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जब हम जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में कवर कर दूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या। सो गाइस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म के बचे हुए एलिमेंट के साथ।